What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। पर आगे बढ़ने से पहले एक एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है अभी एफकेट के अंदर में, तो इनके द्वारा ये मैसेज सेंड किया गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और इसी के साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसबी। देखिए एसएसबी जो होता है वो एक तरीके से आप लोगों का नहीं पूरा एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयार करना, जितना टाइम हो सके अपना अच्छे से चीजों को दे सको। तो एक पूरा प्रोसीजर को समझ लेना कि किस तरीके की चीजों को आगे लेकर चलना है ताकि ढंग से आप लोग परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो ये ताकि आप लोग वहां पर टिक सको, यानी कि एक तरीके से पूरा एक प्रोसीजर है उसको प्रॉपर पैटर्न में फॉलो कर सको, क्योंकि ये एक इनिशियल फेज है। अभी यहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर से होकर गुजरोगे तो तब जाकर यहाँ पर सारी चीज जो है वो चेक होगी। पर लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर जो है इसका प्रिलिमिनरी जो फेज है वो क्लियर किया, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कंप्लीट एसएलवी फैमिली की साइड से आप लोगों को नेक्स्ट फेज के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये है इंपॉर्टेंट कोटेशन। पहले आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा, कैसे आप लोगों ने उसको यूटिलाइज किया, या फिर कितने नंबर आज के दिन को आप लोग देना चाहेंगे। 100 में से कितने नंबर दोगे अगर आप लोगों को बोला जाएगा आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का। बड़ी ही प्यारी और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया कि एवरी प्रॉब्लम इज ए गिफ्ट, विदाउट प्रॉब्लम वी वुड नॉट ग्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन बोलेगी ना, वी वुड नॉट ग्रो, इसका मतलब क्या है? इनके अगर जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जिंदगी में कई सारी फेज आप लोगों ने फील किए होंगे कि वो दिक्कत आप लोगों की जिंदगी में आ गई, इसकी वजह से आप लोग नेक्स्ट लेवल पर चीजों को सोचने लगे, ठीक है। मुझे होता है कई बार कि आप लोगों ने देखा कि जिंदगी में कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंसान जो है फिर उस एक्सीडेंट में पैसे लगे, उस टाइम पर पैसों की जरूरत थी, किसी ने हेल्प नहीं की, तो आप लोग क्या करोगे आगे से अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करोगे कि यार कल को ऐसी दिक्कत आ जाए तो कम से कम उससे बचकर निकला जा सके। तो ये होते हैं तरीके। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग किसी एक रिलेशनशिप में हैं, उसमें से अगर कोई दिक्कत होती है निकलकर अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा मैच्योर एक तरीके से एक्ट करते हो, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजों में को निकल के आ चुके हैं, बहुत सारी खुशी, बहुत सारे गम, ठीक है। तो फिर एक इंसान जो होता है वो एक मैच्योरिटी का लेवल उसका दिखता है कि आगे के डिसीजन उसको कैसे लेने हैं। तो इसी तरीके से जब आप लोग मान लीजिए आप लोगों को पहली बार पेपर दिया, आप लोगों को कोई फेज क्लियर नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट फेज में जब आप लोग जाते हो अगली बार, तो आप लोग पहले वाले फेज से कई सारी चीज सीख कर आगे बढ़ते हो। आप लोग जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हो आप लोग की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि जब बचपन में रहते हैं तो काफी इमोशनल रहते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीज समझते रहते हैं, सोसाइटी में इधर उधर बहुत सारी चीज देखते रहते हैं, तो हम लोग को समझ में आने लगता है क्या सही है और क्या गलत है, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ती जाती है। तो हमेशा सीखते रहो, प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखो कि हाँ यार कुछ नया सिखा के जाएगी, तो उससे जिंदगी में आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये काम आप लोग को जरूर करना है। और एक छोटा सा रुझान मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी आप लोगों को पता है 5 राज्य के अंदर इलेक्शन अभी हमारी कंट्री में देखने को मिले थे, और 10 तारीख यानी कि आज के दिन यहाँ पर इसका बेसिकली रिजल्ट आ रहा है। अभी हालांकि पूरा रिजल्ट नहीं है, अभी कुछ चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर अभी जो गोवा के अंदर फुल मेजोरिटी में आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बेसिकली बीजेपी आ गई है। फुल नहीं, हालांकि फुल मेजोरिटी के लिए एक सीट की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो यार कोई भी दे देगा आकर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 40 में से बेसिकली यहाँ पर 21 सीट चाहिए पावर में आने के लिए, तो 20 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गिर गई है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर कंप्लीट मेजोरिटी में आ गए। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो मणिपुर के बारे में बात की जा रही है। मणिपुर में टोटल मिलाकर कितनी है? 60 सीटें हैं। 60 में से 31 जो सीटें हैं यहाँ पर वो बेसिकली किसके खाते में आ गई हैं, मतलब मेजोरिटी के लिए चाहिए, और ये माना जा रहा है कि 32 पर यहाँ पर बेसिकली बीजेपी आगे चल रही है। तो यानी कि यहाँ पर भी लगभग फुल मेजोरिटी में आ जाएंगी। अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी काउंटिंग चल रही है, यानी कि कंप्लीट काउंटिंग अभी नहीं हुई है, ठीक है। तीसरा जो पंजाब का यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर लोगों को देखने को मिला, इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर बेसिकली 92 सीट जीत कर आई, यानी कि 117 में से 92 सीट। तो बिल्कुल जो दिल्ली वाली कंडीशन थी वही सेम हिस्ट्री जो है आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर दोहरा दी। यानी कि आम आदमी पार्टी का जो सक्सेस रेट है दिल्ली के बाद में पंजाब में, अब आउटसाइड दिल्ली, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ में अगर बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अभी अगर प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 403 सीट है, यानी कि 202 सीट जो है वो मेजोरिटी के लिए चाहिए, और यहाँ पर फुल मेजोरिटी में आ चुका है बीजेपी, वो यहाँ पर 250 सीट पर है, बेसिकली एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी सीट जो है वो अभी खुली नहीं है, पर माना यही जा रहा है कि पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे पर एसपी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं
तीसरा, अगर नेक्स्ट जो लास्ट वाला है यहाँ पर, ये आप लोग को उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में यहाँ पर टोटल मिलाकर 70 सीट है, 70 में से 36 मेजोरिटी के लिए चाहिए, और यहाँ पर बीजेपी जो है वो 47 सीट लेकर यहाँ पर बेसिकली आगे बढ़ रही है, और 28 यहाँ पर जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसके चलते हैं इसमें भी यहाँ पर बेसिकली बीजेपी ने जो है वो यहाँ पर अपना जो तख्ता पलट दिया। तो यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं, जैसा मैंने मॉर्निंग में प्रेडिक्शन किया था, आप लोग को बताया था कि क्या क्या हो सकता है, वो प्रेडिक्शन आप लोगों को यहाँ पर सही होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप लोग चीजों को बड़े ही ध्यान से देखते हैं आसपास क्या हो रहा है, तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, इससे ना आप लोग लोगों की बेसिकली नेचर भी समझ सकते हैं। अगर आप लोग आसपास के लोगों को देखना स्टार्ट करोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि ऐसे टाइम पर लोग जो है वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ पाओगे, और उसके बेस पर आप लोग अपने डिसीजन भी ले सकते हो कई बार, अगर उनका जो रिएक्शन है वो आप लोग को इंपैक्ट करता है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर ये एक पिक्चर है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये पर्सनैलिटी कौन है। ठीक है, पहचानो कौन में ये आज की पिक्चर है, तो देखता हूं आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पर इन पर्सनैलिटी को पहचान पाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर इनका आंसर दे पाओगे, मतलब पहचान पाओगे यहाँ पर। ठीक है, बचपन की ये एक पिक्चर है किसी पॉलिटिशियन की, तो देखता हूं आप लोग बता पाते हो या फिर नहीं बता पाते हो। ठीक है, शानदार डिस्कशन रहेगा, काफी अच्छे से आप लोग देखेगा, एक एक बात जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों के सामने आने वाली है। एक इंपॉर्टेंट डे जो कि आपका यहाँ पर 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, हालांकि लास्ट ईयर जो ये डे है ये 11 मार्च को आप लोगों को देखने को मिला था। ये कब होता है डे, ये होता है थर्सडे को, यानी कि मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है। तो लास्ट ईयर मार्च का जो सेकंड थर्सडे था वो बेसिकली 11 मार्च को देखने को मिला था। अब की बार जो मार्च का सेकंड थर्सडे है ये आप लोग को 10 मार्च को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं, यानी कि ये जो डे है ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस साल। और बात करते हैं वर्ल्ड किडनी डे के बारे में। किडनी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी वो कौवा बिरयानी वाली, बोलता है कि किडनी निकाल दिया यार। ठीक है, उन्हें कहते हैं एक तरीके से ऑपरेशन करके उसकी किडनी निकाल लेते हैं। तो किडनी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर बॉडी का। आप लोग की बॉडी में से जो वेस्ट होता है ना, जो गलत जो बॉडी के अंदर चीजें होती है उनको बाहर निकालता है। ठीक है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो भी बाहर निकालता है। मिनरल या फिर जो भी केमिकल है उनका एक बैलेंस बना के रखता है। ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोग का मेंटेन रखता है। रेड ब्लड सेल में प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और आप लोग की जो बॉडी बेसिकली जो नहीं बोन्स वगैरह हड्डियां होती हैं उनको भी ताकतवर बनाने का वो काम करता है। ठीक है, एक तरीके से कई सारे काम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जैसे सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब का एक बैलेंस बॉडी के अंदर बना के रखता है। क्यों? क्योंकि वाटर, सॉल्ट और जो मिनरल्स रहते हैं ये एक हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा है, और किडनी काफी बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अगर इंसान की एक तरीके से जो बात करें किडनी जो है उसके डैमेज होने के चांसेस अगर पूछे आप लोगों से तो वो क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। किडनी जो होती है नॉर्मली उसके जो कोज होते हैं फेलियर के, कई बार आप लोगों ने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर जो डायबिटीज की बीमारी होती है, ये दो सबसे कॉमन फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि किडनी को बर्बाद कर देते हैं कई बार। ठीक है, और बाकी की जो फिजिकल इंजरी हो गई या फिर डिजीज हो गई या फिर कोई डिसऑर्डर हो गया तो वो तो एक अलग चीज होगी, पर लेकिन ये दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंसान की बॉडी के अंदर में आप लोगों को 2 किडनी देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक इंसान की बॉडी में 2 किडनी आप लोगों को नजर आएगी। वैसे तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक किडनी खराब हो जाती है तो एक से काम चला जाता है, पर लेकिन एक हेल्दी बॉडी के लिए दोनों किडनी की रिक्वायरमेंट है। पर हाँ, ये कि अगर एक किडनी कोई निकाल ले तो ऐसा नहीं होगा कि इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कई बार जो होता है आप लोगों ने देखा होगा एक किडनी खराब हो गई तो इंसान जो है वो एक किडनी से ही काम चलाता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब की बार जो डे है यहाँ पर बोला गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो यानी कि किडनी की हेल्थ जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो इसके चलते यहाँ पर ये डे रखा गया है। और यहाँ पर इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, खासकर 2021 के बारे में है यहाँ पर ये वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2021 ईयर। यहाँ पर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, यानी कि अगर किसी को बीमारी भी है तो फिर भी कैसे यहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, बीमारी का होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी जो है वो खराब हो गई है, बस आप लोग को बीमारी के नीचे नहीं दबना है। कई बार इंसान क्या करते हैं, बीमारी के प्रेशर में आकर फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। तो थोड़ा सा जैसे कोई बीमारी हो रही है तो बीमारी से कोशिश करो कि अपने आप को लड़ने की कोशिश करो। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीजों को टैकल करने में, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ेंगे। आज जो है यार मैं थोड़ा सा मतलब एक तरीके से क्विज नहीं लगा पाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, बाहर जाना पड़ गया।
उसकी वजह से मैं क्विज नहीं लगा पाया। पर हाँ, कल का जो क्विज है उसका रिवीजन हम लोग जरूर करेंगे। पर क्विज नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से यहाँ पर कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है, ये यूपीएससी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, इनके यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है। बात की जा रही है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दूसरी बात की जा रही है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरा बोला गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और चौथा बोला गया यहाँ पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो कौन सा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, मैं आशा करता हूं आप लोग इसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बोला जा रहा है कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो 6 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्टिसिपेंट, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार या फिर थाईलैंड। तो सही आंसर क्या है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर शायद लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर तो था, तो G20 का क्वेश्चन आप लोगों से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली क्वेश्चन था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो उसके मेंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इंपॉर्टेंट जो बॉडीज होती हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बॉडी आती है उसके बारे में आप लोगों को हमेशा बताता हूं कब स्टैब्लिश किए गए और बेसिकली उसके अंदर मेंबर कौन कौन है, कितने मेंबर है, तो एक आइडिया आप लोगों को मैं हमेशा देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप लोगों को एक अंदाजा लगता रहेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। ये जो न्यूज है यहाँ पर काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर कवर की गई। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया था जो कि स्टार्ट किया गया था डेवलप करने के लिए काफी पहले, पर फिलहाल अभी फिर से न्यूज में आ गया है, तो जानेंगे इसके बारे में। बात किसके बारे में कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ यहाँ पर BBIN के बारे में। बीबी की वाइन नहीं, BBIN। ठीक है, तो BBIN का मतलब क्या है यहाँ पर? इसको बोलते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। यानी कि यहाँ पर हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश, यहाँ पर हो गया भूटान, यहाँ पर हो गया नेपाल और यहाँ पर हो गया इंडिया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये 4 कंट्री हैं। 4 कंट्री जो है वो बैठी और इनके द्वारा एक बैठक में डिसाइड किया गया यार क्यों ना चारों देशों को हम लोग रोड के रास्ते कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक दूसरे के साथ को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ताकि यानी गाड़ी पकड़ी नेपाल पहुंच गए, गाड़ी पकड़ी भूटान पहुंच गए या फिर बांग्लादेश पहुंच गए, तो क्यों ना हम लोग इसको गाड़ी के रास्ते यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया गया कि हम लोग चीजों को कनेक्ट करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई, सामान भी लाया ले जा सके और लोग भी जा सके आराम से, तो दोनों काम हम लोग करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसके बारे में इन सबके द्वारा डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर अगर बात बोले तो आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर एक तरीके से इन 4 कंट्री में ऐसी क्या खासियत थी कि इन 4 कंट्री को लेकर यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस की गई। तो देखिए इन 4 कंट्री में खासियत नहीं थी। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है एक ऐसा कंट्री हमारे पड़ोस में जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि काम कुछ होता है और वो टांग अड़ा देता है। कौन है वो कंट्री? आप लोगों की समझ में आ गया होगा मैं किस पड़ोसी देश और प्यारे फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो है हमारा लंगोटिया यार पाकिस्तान। स्टार्टिंग में इंडिया के द्वारा बोला गया था कि यार एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां सारी जो 7 कंट्री है उनको हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकें। यानी कि जो भी यहाँ पर आज के में कंट्री है जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो कोशिश की गई कि चलो इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लोगों ने ये मुहिम की कि यहाँ पर इनको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक जो पड़ोसी देश है उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, बोला कि नहीं इसको तो कनेक्ट करेंगे नहीं। आप लोगों को पता है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इंडिया कोई बात बोले और उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सबसे पहले 2014 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई थी, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर जीत कर आए और उनके द्वारा बोला गया चलो यार सबको साथ में लेकर चलते हैं। पर लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर अड़ंगा अड़ाया, तो पाकिस्तान को ये चीज पसंद नहीं। इसका रीजन ये रहता है कि इंडिया अगर कोई चीजें प्रमोट करे और वो आगे बढ़ जाए तो फिर इंडिया का नाम हो जाए कि भाई साहब इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, और इंडिया का नाम हो जाए ऐसा पाकिस्तान को गवारा हो तो भाई साहब सीने पर छुरियां चल जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। पर तो वही चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अब भूटान जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात की गई, यानी कि बोला ये गया था कि यहाँ पर चलो पाकिस्तान बाहर निकल गया तो फिर 4 देशों को आगे लेकर चलते हैं। 4 देशों में इसका नाम रख दिया गया फिर BBIN, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और बेसिकली इनका कॉरिडोर बनाने की बात की गई। कॉरिडोर मतलब एक गलियारा कनेक्टिविटी करने की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जब नया एग्रीमेंट निकल कर आया 2014 में आया था पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को ये चीज गवारा नहीं हुई और पाकिस्तान ने मना कर दिया। हमने बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, यानी क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे? तो हम लोग फिर भी आगे बढ़ते रहे और 2015 में हम लोगों ने कोशिश की कि इस एग्रीमेंट को आगे लेकर चला जाए।
तो जब हम लोगों ने इस एग्रीमेंट को आगे लेकर चलने की बात की कि ठीक है यहाँ से पैसेंजर को या फिर सामान को हम लोग ला ले जा सकेंगे, तो सारी चीजें हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी। तो उस टाइम पर हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए गए कंट्री के पास से, बताओ यार इसको कैसे करना है। तो उस टाइम पर भूटान जो है, भूटान ने बोला कि नहीं मैं आउट हूं, ठीक है। तो यानी कि भूटान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और भूटान ने बोला कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर देखने को मिली, यानी कि भूटान अपने आप को आउट हो गया। और यहां पर आज के डेट में कौन रह गया, ये हो गया BIN, यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। पर लेकिन फिर भी इस नाम से भूटान को बाहर नहीं निकाला। रीजन क्या है, भूटान को अभी टाइम दे रहे हैं कि सोच लो यार, कभी तुम्हारा मौका लगे कि यार गलत डिसीजन ले लिया है और तुमको इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो तुम ज्वाइन यहां पर कर सकते हो। आखिर भूटान ने यहां पर पार्टिसिपेट करने से मना क्यों कर दिया, क्या भूटान को ये चीज पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूटान की पार्लियामेंट के अंदर जब पूछा गया वोटिंग कराएगी, तो बेचारा भूटान जो है वोटिंग में हार गया, यानी कि पार्लियामेंट नहीं चाह रही थी यहां पर इसके अंदर कि भूटान इसका पार्ट बने। अब आप लोग बोलोगे यार अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था, रास्ता बन रहा था, भूटान ने मना क्यों कर दिया। तो ये भूटान ना बड़ा ही शांति प्रिय देश है। भूटान अपनी कंट्री में मैक्सिमम फोकस रहता है नेचर इन्वायरमेंट के ऊपर। कल को चलकर अगर भूटान का जो इन्वायरमेंट है अगर वो खराब होने लगे, तो सबसे ज्यादा दुखी भूटान को इसी चीज से लेकर होगी। आज के टाइम भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां पर नेगेटिव कार्बन एमिशन देखने को मिलेगा, यानी कि जितना कार्बन एमिट यहां पर होता है वो यहां पर कंप्लीटली अगर बात करें उतना ही यहाँ पर ये इसको खत्म कर देते हैं। यानी एक तरीके से इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पर, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनको लगा कि अगर कल को चलकर इसका पार्ट बन जाएंगे तो वो नहीं एक ताबड़तोड़ यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं और सब वो चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे उस पर्टिकुलर पैटर्न पर एक इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए भूटान ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मतलब भूटान ने क्या, भूटान की पार्लियामेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पर फिर भी यहाँ पर इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश है, उन्होंने बोला चलो यार हम चलते हैं आगे लेकर काम को। तो फिर यहाँ पर ये आगे चलना स्टार्ट हो गए। भूटान अपने आप को कार्बन नेगेटिव कंट्री बोलता है और चाहता है कि वो कार्बन नेगेटिव कंट्री ही बना रहे, कल को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसके चलते फिर यहाँ पर हम लोग आगे लेकर चले कि चलो यार ये नहीं आ रहा तो अपने आप प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वहां से बातें चली, तो इसी के बारे में अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है यहाँ पर, जिसको BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बोला गया 2015 में, तो भूटान ने यहाँ पर अपने आप को आउट कर लिया और फिर बोला गया चलो हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। इसके बेस पर कई सारी कंडीशन जो कस्टम्स टैरिफ्स वगैरह हैं वो भी डिसाइड किए जाएंगे कंट्री में कैसे लेकर चलना है। और यहाँ पर एक ट्राइलेटरल मुद्दा बन गया यहाँ पर, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में यहाँ पर एक मुद्दा बन गया कि कैसे हम लोग को चीजों को और ज्यादा प्रोडक्टिवली लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें फिर आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से अभी यहाँ पर काफी लंबे समय से वेट करते करते इनको लगा यार चलो अब कर लेते हैं, काफी दिन हो गए वेट करते करते, अब तो अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कि ठीक है अब अपना कुछ जोड़ते हैं काम धाम, ठीक है। ये पर्टिकुलर यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो ये एक पर्टिकुलर उसी पैटर्न में है, बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन स्टाइल में, यानी कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में आप लोग एक एरिया से घुसकर दूसरे एरिया में चले जाओ, दूसरे से तीसरे में, तो वहां पर कोई बैरियर नहीं है। अगर एक बार यूरोपियन यूनियन में आप लोग एंट्री कर गए तो इसका मतलब ये कि आप लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर में टोटल मिलाकर 27 देश है यहाँ पर, ठीक है, जब तक रसिया न जुड़े, ठीक है। रसिया ने भी एक बार को बोला था कि वो भी यहाँ पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के नेटो का मेंबर बनने के लिए बोला था। जिस यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से रसिया मना कर रहा है, एक बार रसिया ने भी यहाँ पर उसको इच्छा जताई थी कि वो भी उसका पार्ट बनना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात करें 27 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो 27 मेंबर है यहाँ पर, अगर आप लोग एंट्री कर जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर तो आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। इवन ये भी अगर आप लोग यूके के, मतलब यूके तो बाहर निकल गया, अगर आप लोग जर्मनी के अंदर पढ़े हैं, फ्रांस में जाकर आप लोग जॉब कर सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इनके बहुत रेगुलर तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी है। यहाँ पर करेंसी जो होती है वो यूरो यूज की जाती है, कहीं पर भी जाकर आप लोग पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ बहुत ताकतवर देश हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे मोटे देश हैं, तो उन्होंने सबने मिलाकर अपना एक गुट बना रखा है। तो उसमें भी यहाँ पर कनेक्टिविटी ऐसी है, तो ऐसी ही कनेक्टिविटी यहाँ पर ये भी कंट्री आपस में मिलकर कर रही है। और ये अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, रटने नहीं है, ठीक है, कभी रटने इनको बैठ जाओ, पर हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर आप लोगों को लगे। तो ये कई सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कहां से इंडिया से, कहां से यहाँ पर, ये भी इंडिया का हो गया, यहाँ पे भी इंडिया का है, यहाँ पर भी इंडिया का है, बाकी नेपाल का हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर भूटान का है, अगर भूटान कल को पार्टिसिपेट करता है तो ये सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी अगर बात करें, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी काम को सपोर्ट करने के लिए फंड की जरूरत होती है, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। तो कल को चलकर अगर BBIN जो है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से एक फ्रेंडशिप मोटर रैली के थ्रू भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, तो ये एक ऐसा एरिया जिसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसको आप लोग ADB बोलते हैं, उसने हाथ उठाया आगे आकर कि भाई साहब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम पैसा देंगे, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर आगे आया और एशियन डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर अभी फिलहाल जो है अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने आकर भी बोल दिया कि भाई साहब हम भी साथ में हैं, ठीक है।
तो ये देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो आप देखते हैं यहाँ पर सब रीजनल जो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है प्रोग्राम, उसका एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ एशिया के अंदर में, जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है और इसी को सपोर्ट कर रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उसी के चलते जब बात की गई अच्छा इसी का पार्ट है आगे लेकर चलना है, तो फिर इसके लिए भी पैसे दे दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि एशिया में डेवलपमेंट के बारे में बातें करता है। टोटल मिलाकर 68 यानी कि 68 कंट्री है उसके देश, उसके अंदर में 1966 में उसको बनाया गया था। और क्या इंडिया उसका पार्ट है? जी हाँ, इंडिया उसका पार्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों नहीं है, इंडिया उसका पार्ट है। आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है उसके, ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है। देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी 2020 में ही वो नए नए प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी भूटान यहां पर बाहर क्यों निकल गया, तो यहां पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है, जैसे कि यहां पर बात करें तो कार्बन यहां पर नेगेटिव कंट्री बनना चाहता है अपने आप को, तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वो चाहता नहीं है कि अपने यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड इनकी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, तो इसके चलते वो चाहता है कि अपनी जिंदगी को क्यों ना मजे में जिया जाए, तो इसी के चलते यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक जो है वो भी यहाँ पर बोला कि चलो यार जब सब सपोर्ट कर ही रहे हैं तो भाई साहब हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज की जा रही है कि इसकी वजह से माना जा रहा है कि एशियन रीजन में लगभग 60% के करीब चीजें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से सपोर्ट होती नजर आएंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि टैरिफ जो यहाँ पर एक तरीके ट्रैफिक जो है रीजनल ट्रेड विद इन जो साउथ एशिया नियरली 60% अनाउंस किया गया है एक तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट इन सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग देखिए कनेक्टिविटी भी रहेगी, सारी चीजें आप लोग अच्छे लेवल पर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो भूटान जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसके लिए यहाँ पर बनाया गया था, तो सास के लिए बनाया गया था, फिर आगे अभी भूटान के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोनों को आप लोग इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें हो गई यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूं कुछ और बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो ये अगर बात करें तो अकेला यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं है, इंपोर्टेंट स्लाइड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। इसी के साथ में कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर कोलकाता से लेकर यहाँ पर सितवे पोर्ट है बेसिकली म्यांमार के अंदर में, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा है। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर यही एक काम हम लोग कर रहे हैं, कई सारे और यहाँ पर ढांचागत विकास हम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये भी हमारी कनेक्टिविटी चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि हम कम नहीं है किसी भी तरीके से, हम अपनी चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, BCIM भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। तो यानी कि इसके अलावा भी यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे ढांचागत विकास कनेक्टिविटी के यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ढंग से काम करते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें अच्छे लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस हो गया, इसी के साथ में अखोरा हो गया बांग्लादेश के साथ में, ये यहाँ पर बेसिकली राधिकापुर हो गया। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर अभी ट्रेन भी बेसिकली यहाँ पर लिंक प्रपोज किए गए कि हाँ इनको भी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे हम लोग, और कई सारे ऑपरेशनल भी यहाँ पर। तो इससे देखिए फायदा क्या होगा अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी यहाँ पर कि मेकोंग गंगा के बारे में, तो मेकोंग गंगा के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो मेकोंग गंगा को यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही है लिम्का टीवी, यानी कि L से हो गया लाओस, I से हो गया इंडिया, M से हो गया म्यांमार, CA से हो गया कंबोडिया। ठीक है, जो एक तरीके से नॉर्थ चाइना, तो इस तरीके से याद रखिएगा। T से थाईलैंड और V से वियतनाम। तो ये कंट्री को यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो लाओस इसी के साथ में इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, थाईलैंड हो गया यहाँ पर। तो कौन बच गया? चाइना और बांग्लादेश बच गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका C हो गया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे तो कंफ्यूजन में आप लोग नहीं आओगे। और जो ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में मैंने बात की है, तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, यानी कि यहां तक भी यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है। और अगर एक बार हम लोग इन चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जो हमारा, जिसमें टोटल मिलाकर आप लोगों को 60+1 यानी कि टोटल 8 राज्य देखने को मिलेंगे, तो उसके साथ में हम लोग कनेक्टिविटी यहां पर कर पा रहे हैं। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो इसको आप लोग याद रखते हैं। इंडिया और 5 एशियन कंट्री जो हैं उनके द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था। 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर इसको जो लॉन्च किया गया था वियतनाम के अंदर में, तो लाओ पीडीआर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनिशिएटिव ये था कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट बना सके और मेकोंग रिवर और गंगा रिवर को कनेक्ट कर सके। कंफ्यूज मत हो जाना, मेकोंग रिवर जो है वो चाइना के साथ में भी कनेक्ट है, पर चाइना जो है वो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के साथ में कनेक्ट नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि कंबोडिया नोट चाइना। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये एक तरीके से कल्चर और कमर्शियल लिंकेज में यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिए। एक तो BBIN तो हम लोगों ने देख लिया टॉपिक। ठीक है,
इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या मुद्दा चल रहा है, भूटान इसका पार्ट क्यों नहीं है, बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर काला दान के बारे में अगर ये भी क्वेश्चन को पेपर उठाकर देखोगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे में कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ये भी टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार की कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया। तो ये अलग अलग टॉपिक हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी हम लोगों ने मैं कहूंगा के बारे में बातें करी ली, जो कि एक अलग से टॉपिक आप लोगों का हो गया। तो ये कई सारे टॉपिक आप लोग कवर हो गए जिसको आप लोग कनेक्ट कर देखते हैं, और ये वो सारे टॉपिक हैं जिनसे पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में जितनी क्लैरिटी रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यानी कि सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। आप लोगों को याद होगा 8 मार्च को हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, तो उसी के चलते यहाँ पर वुमेन के बारे में बात करेंगे। कई सारे एरिया में आज के दिन में महिलाएं जो है वो अपने पराक्रम दिखा रही है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे आज के डेट में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर भी हमारी कंट्री की जो भारतीय महिलाएं हैं उनका वर्चस्व आप लोगों को फहराता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री की जो महिलाएं हैं वो हर एक लेवल पर काम कर रही हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये काफी एक अच्छी और काफी एक बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं भारतीय सेना के अंदर में लगभग आप लोगों को अधिकारी के तौर पर अगर बात करूं तो लगभग आप लोगों को 6800 के करीब यहाँ पर महिलाएं आप लोगों को नजर आ जाएगी। वायुसेना के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 1600 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में नौसेना के अंदर आप लोगों को लगभग 704, यानी कि एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कम है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए तो सबसे ज्यादा है बेसिकली आर्मी के अंदर में अधिकारी, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर में, और तीसरे नंबर पर है नेवी के अंदर में, ठीक है। तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर महिलाओं की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। और आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल लेवल पर एक मिशन चलाया जाता है जिसको यूएन पीस कीपिंग मिशन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये होगा कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में कई सारी महिलाएं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करती हुई दिख जाएंगी। अभी ये है जीएस पेपर 3 के अंदर में, इसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बोला गया है कि यहाँ पर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वुमेन। तो यहाँ पर 34 ईयर की ये एक महिला है जिनका नाम है यहाँ पर संजीता, ठीक है। तो संजीता प्रसाद जो है यहाँ पर इनके द्वारा ट्रेनिंग की जा रही है मेरठ के अंदर में। आप लोगों ने कैंट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरठ छावनी आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, एनसीआर वाले रीजन में आप लोग सर्च करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैंट के अंदर में यहाँ पर ये ट्रेनिंग बेसिकली कर रही है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो प्रसाद है ये एज ए इंस्पेक्टर के तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर में यहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर में जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है उसके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था, और फिर यहाँ पर अब ये ट्रेनिंग जो इनकी चल रही है वो चल रही है यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। तो यूएन के अलग अलग एरिया में यहाँ पर अलग अलग देश में पीस कीपिंग मिशन चलाए जाते हैं, और वहां पर पुरुष और महिला दोनों पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि इसके अंदर में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि फंडिंग करते हैं दबाकर, और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपने लोगों को भेजते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर फंडिंग आएगी और यहाँ पर लोग आएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के। अब इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि पैसा कौन देता है। पैसा यहाँ पर देता है यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, रशिया, कनाडा और साउथ कोरिया, ठीक है। ये सारे पैसा देते हैं। सबसे ज्यादा देता है यूएसए, और फिर यहाँ पर हो गया चाइना, फिर हो गया यहाँ पर जापान। कम से कम 3 टॉप वाले याद रखिएगा। पर लेकिन अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म पर्सनल के बारे में, यानी कि जो लोग जाते हैं सबसे ज्यादा वो आज के में जाते हैं बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पर जाते हैं इथियोपिया से, तीसरे नंबर पर जाते हैं रवांडा से, और चौथे नंबर पर जाते हैं इंडिया से। याद रखेगा अगस्त 2021 का डेटा है यहाँ पर ये, तो ये जरूर याद रखेगा क्योंकि डेटा ऊपर नीचे होते ही ये संख्या ऊपर नीचे आप लोगों को होती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है काफी लार्ज स्केल पर। इससे पहले शायद रवांडा था दूसरे नंबर पर, जब मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था। अभी फिलहाल इथियोपिया यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि 300-400 की बात है, ऊपर नीचे इतना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए कितना कम डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों में। कल को चलकर यहाँ पर 50-100 नए आदमी आ गए पाकिस्तान से, तो नेपाल से ऊपर निकल जाएगा पाकिस्तान। अभी प्रेजेंट टाइम पे पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर इथियोपिया, तीसरे नंबर पर रवांडा और चौथे नंबर पर है हमारा देश। पांचवें पर नेपाल, छठे पर पाकिस्तान, सातवें पर इजिप्ट, आठवें पर सेनेगल और 9वें पर मोरक्को और 10वें पर हो गया चैड। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर दोनों को कंपेयर करके आप लोग देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को नजर आएगी, जो कि एक डिफरेंस है। वो क्या है, ये सारे जो लोग अपनी फोर्स भेज रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो थोड़े से एक तरीके से गरीब देश है, वो यहाँ पर अपने लोगों को भेज रहे हैं। जो अमीर देश हैं वो अपने लोगों को नहीं भेज रहे हैं, वो अपने यहां से पैसा भेज रहे हैं, यानी कि वो पैसा दे रहे हैं, वो बोले कि हम पैसा दे देंगे पर अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और हमारे देश में से अगर कोई बाहर जाता है तो यहाँ पर उसकी सैलरी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने आसपास में भी सुना होगा कि यार वो तो ना विदेश में गया हुआ है, ठीक है, आर्मी की साइड से। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई विदेश में जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट उसको मिल जाता है, सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। कई बार ये लगता है कि चलो यार एक बार मौका मिल जाए तो थोड़ा पैसा कमा ले, आगे जो है जिंदगी थोड़ी अच्छी चली जाएगी। तो उसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट करके देख सकते हैं।
तो ये बेसिकली पीस कीपिंग मिशन अलग अलग एरिया में चलाए जाते हैं और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे चीजें अगर कोई गड़बड़ है वहां पर तो यूएन की फोर्स वहां पर भेजी जाती है और वे काफी लार्ज स्केल पर जो ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये चलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं चल नहीं रहे हैं। आज के डेट में अगर देखें एक्टिव मिशन जहां पर लाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जैसे ये हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड यार, अरे ओके अपने आप ही चेंज होने, मैंने पीपीटी कैसे चेंज हो गई, आई लाइक मुझे पता नहीं था इसके बारे में, ये अपना आप ही चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक्टिव देखेंगे आप लोग, कई सारे और भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में भी आप लोग कुछ लोग यहाँ पर नजर आ जाते थे, हालांकि अब चीजें जो है उस लेवल पे नहीं है। तो आज के दिन में बात करें, मेनली आप लोग देखते हैं यहाँ पर सीरिया वाले रीजन में तो कई सारे ऐसे एरिया हैं, तो मिशन कई सारे चला रखे हैं, सोमालिया में, साउथ सुडान में, माली में, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, इसी के साथ में बेनिन, कैमरून, चैड, नाइजीरिया, लेबनान। तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर 2021 में मई के हिसाब से मैं बात करूं तो ये ऑपरेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिप्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये स्टैटिक्स यानी कि जो डेटा आप लोगों के सामने रखा गया, जिससे मैं बातें आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं। तो ये यहाँ पर बताती है कि डिफेंस के मामले में कहां पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और कहां पर कितनी चीजें, तो उसी के बारे में आप लोग याद रखिए। कल को चलकर अगर आज की डेट में आप लोग मान लीजिए आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में आप लोग जाते हैं, तो काफी बड़ा एक तरीके से अमाउंट जो है वो आप लोग को एज सैलरी के तौर पर मिलना स्टार्ट हो जाता है, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल सैलरी आप लोग की मिलती रहती है उससे हटकर थोड़ा सा ज्यादा मिलने लगता है। इसीलिए लोग जो है वो नॉर्मली बात करते हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में या फिर विदेशों में जाने का एक बार मौका मिले तो इससे एक तरीके से अच्छी चीजें थोड़ी ज्यादा होने लगती है। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊं तो कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर अपने साथ में कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों से बनता ही है, पर क्वेश्चन अपनी जगह होता है। आप लोगों को थोड़ा सा चीजें इस तरीके से देखनी चाहिए, अच्छा कल को हम लोग जाएं तो कैसा होगा, ठीक है, कैसे कैसे लोग कहां पर काम कर रहे हैं, तो उसका बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो फिर चीजों को आप लोग अच्छे समझ पाओगे। और यहाँ पर मैं बात करूं महिलाओं के बारे में, इनके यूएन पीस कीपिंग मिशन में महिलाओं के बारे में, योगदान के बारे में यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा नॉर्मली महिलाओं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में अगर समझेंगे तो क्या क्या बातें यहाँ पर महिलाओं के बारे में बातें की जा रही है, तो बेसिक क्या होगा यहाँ पर, बेसिक तो ये होगा कि यूएन पीस कीपिंग जो है वो कंट्री की हेल्प करता है। अगर डिफिकल्ट कोई सिचुएशन आ जाती है, शांति बनाए रखने में उनकी हेल्प करते हैं। कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई होगी, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि शांति बनाए रखने के लिए लड़ाई के बाद में, और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो पीस कीपिंग यानी कि एक तरीके से एक शांत माहौल बनाए रखने का काम करता है। यूएन पीस कीपिंग जो है वो सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। 1948 में यहाँ पर ये जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऑथराइज किया गया था, मिडिल ईस्ट के अंदर में यहाँ पर यूएन की मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया, ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखिए आज के दिन में अगर बात करें यूक्रेन और रशिया के इशू चल रहे हैं, तो मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आता है कि कल को चलकर यहाँ पर अगर यूएन के अंदर इतनी पावर होती तो वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज देता, पर लेकिन यूएन जो है वो यहाँ पर इतना अच्छे लेवल पर काम नहीं कर पाता है। कई बार यहाँ पर ये माना जाता है कि यूएन जो है वो एक कि बिना दांत वाला एक शेर आप लोग बोल सकते हैं जो कि काट नहीं पाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यूएन के जो यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है ट्रूप्स या पुलिस वगैरह यहाँ पर एक तरीके से अराउंड द वर्ल्ड, तो ये सारी चीजें एक तरीके से सिविलियन का काम नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, विद सिविलियन के साथ मिलकर काम करते हैं। और कई सारे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मैंडेट लिखे हुए हैं उनके हिसाब से काम करते हैं, या फिर जनरल असेंबली अगर गाइड करती है तो उसके हिसाब से काम करते हुए आप लोग को नजर आते हैं। तो ये यहाँ पर इनके काम करने के तरीके आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में कई बार पूछ जाते हैं, अगर बोले कि यार महिलाओं को क्यों यहाँ पर पोस्ट किया जा रहा है, लड़कियों को क्यों यहाँ पर मतलब एक तरीके दिक्कत में डाला जा रहा है, जहां एक लड़ने वाला एरिया है, महिलाओं को तो वहां पर लड़कियों को तो नहीं भेजना चाहिए। यार लड़की ना किसी लड़के से कम नहीं होती है, ठीक है, किसी भी अगर एरिया में आप लोग बात करो आज के डेट में लड़कियों को आप लोग कम नहीं आंक सकते हैं। हर एक एरिया में लड़कियां जो हैं वो जाबाज तरीके से सामने निकल कर आ रही है। अभी हमारे देश में अगर आप लोग बात करें एनडीए के अंदर में लड़कियों को एंट्री दे दी गई है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। अभी मैं यहाँ पर पढ़ रहा था कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहां पर अभी हमारी कंट्री में फॉर्मूला 1 रेस के अंदर भी आप लोगों को लड़की देखने को मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला 1 रेस के अंदर जो कि मेल डोमिनेटेड एक एरिया है, वहां पर भी लड़कियां आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिल रही हैं और जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एरिया जहां पर हम लोग बोलते थे कि ये तो पुरुष डोमिनेटेड एरिया है, महिला कैसे यहां पर आ पाएगी, तो आज की डेट में महिला आ रही है और आ ही नहीं रही है भाई साहब, एक काफी शानदार परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो इससे अगर एक एरिया से कोई एक इंसान निकल जाता है तो फायदा क्या देखने को मिलता है, उससे ये फायदा रहता है आगे आने वाले 2-4 इंसान और मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर वो भी वहां पर हिम्मत लगा लेते हैं। मान लो सुनो, आप लोग के मोहल्ले पड़ोस से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर आज के में सिलेक्ट हो गया, किसी अच्छी कंपनी में पहुंच गया, ठीक है, तो आप लोग क्या सोचोगे, यार वो सिलेक्ट हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये काफी एक मोटिवेट करने वाला फैक्टर होता है।
अगर अपनी कंट्री की महिलाओं के बारे में बात करें यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो थी यहाँ पर किसके अंदर, ये था यहाँ पर लाइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री से जो फॉर्म पुलिस यूनिट यहाँ पर बनाई गई 2007 में पहली बार जो वुमेन है वो हमारे देश से यहाँ पर गई अफ्रीका नेशन के अंदर में, तो यहाँ पर लाइबेरिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे रिसेंटली इंडियन ऑफिशियल जो है, कई सारी फीमेल के पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई और सारी फीमेल यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार कई जगह वॉयलेंस अगर होता है किसी तरीके से, आप लोगों को वहां पर ये देखने को मिलेगा कि महिला जो है वहां पर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। मान लीजिए महिलाएं दिक्कत में है, बच्चे दिक्कत में है, तो उनकी फीलिंग को अच्छे से महिलाएं समझ सकती हैं, तो शांति बनाए रखने में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और यहाँ पर एक तरीके से प्रोफेशन जो है कंटिन्यूअसली हैवली डोमिनेटेड है मेल, तो इसलिए यहाँ पर कल को चलकर कोई दिक्कत कहीं पर हो रही है तो जेंडर वायलेंस हो गया उसकी तरीके चीजें देखें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग की जा रही है जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, यानी कि रूढ़िवादी जो सोच होती है ना कि ये काम महिला नहीं कर सकती है, तो वो काम को यहाँ पर एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है जिसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहाँ पर यूएन के बारे में, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि नोट रिलेटेड, तो यहाँ पर ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी के यहाँ पर ऊपर के तीनों जो है वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड या फिर आप लोग बोल सकते हैं कनेक्टेड आप लोग को नजर आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अगर आप लोग को हो तो आप लोग बताइएगा। और बाकी जो मैंने आप लोग को बताया महिलाओं के बारे में, तो याद रखिएगा आज के में ऐसा नहीं कि महिला रोल नहीं प्ले कर रही है, मल्टी लेवल पर मतलब एक तरह से मल्टी जो एक डायमेंशनल रोल आप लोग को महिलाएं यहाँ पर रोल पर एक तरह से प्ले करती नजर आएंगी। और अभी अगर 2020 के बारे में बात करें तो ये माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि महिलाएं कम नहीं है, लगभग 4.8% के करीब आज के में यहाँ पर इसके अंदर है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। मतलब एक डेटा है जिसके बारे में याद रखिएगा। टारगेट ये है कि यहाँ पर महिलाओं को और अच्छे लेवल पर बढ़ाया जाए, यानी कि 2028 तक बोला जा रहा है कि लगभग 15% महिला की जाए इसके अंदर में 2028। ठीक है, और या इससे ज्यादा बढ़ाया जाए, फिर 2025% और आगे बढ़ाया जाए, तो ये इस तरीके की चीज देखने को मिलेगी, यानी कि महिला भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं को हर जगह अप्रिशिएट करो, अगर कोई कुछ काम करना चाहती है तो उसके हम लोग एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर ये जो न्यूज है ये कवर की गई। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जा रही है, स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पर यहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। तो लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सके। यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों के सामने है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन यहाँ पर बेसिकली सेट किया गया एक स्पेशल पर्पज व्हीकल। ठीक है, तो कैबिनेट के द्वारा यानी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया, तो ये कंप्लीटली ओन होगी गवर्नमेंट के द्वारा एक कंपनी। ये ऑथराइज कर रही है कि यहाँ पर एक तरीके से बोला गया है कि जो इनिशियल जो ऑथराइज्ड शेयर है यहाँ पर ये कैपिटल वो है 5,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर पेड शेयर कैपिटल रहेगा यहाँ पर लगभग 150 करोड़ रुपए। ये जो कंपनी है ये मोनेटाइज करेगी सरप्लस या फिर ऐसा एरिया जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में उसको यूज कर सकता है। और जैसे कि लैंड हो गया, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि यार ये खाली जमीन पड़ी है, बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, तो कई सारे लोग बोलते हैं ये सरकार की जमीन है। ठीक है, तो सरकार की जमीन है खाली पड़ी हुई है, तो क्यों ना सरकार उस जमीन को किराए पर देकर पैसा कमा ले। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है गुजराती है, और गुजराती जो है बिजनेस जो होता है उनके बेसिकली खून में उनके एक कतरे में बिजनेस भरा होता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, अगर कोई चीज खराब पड़ी है उसको यूटिलाइज कर ले तो ये एक अच्छा काम आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो भी पैसा निकल कर आएगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, फिर अपनी कंट्री में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नेशनल मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन। तो लैंड यानी कि जमीन को मोनेटाइज करने की बात की जा रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर इसके चलते अभी यहाँ पर जो ये नया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया है, तो ये सेंट्रल पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आप लोग काम करेगा। और पैसे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया जो कि यहाँ पर इसको मिलने वाला है। तो ये जो है यहाँ पर एक नया लेवल का सेंट्रल पीएसयू आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जहां पर भी सरप्लस यानी कि बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई, अनयूज, जिसको यूज नहीं किया गया है, या फिर एक तरीके से अंडर यूज है कोई यहाँ पर नॉन कोर एरिया में, यानी कि ऐसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये जैसे मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें क्या बोलता है कि मेरे चड्डी को छोड़कर पूरा रूम तुम यूज कर सकते हो, यानी कि पार्टिसिपेट कर काम किया जा सकता है आसानी से। तो वाली बात है। तो यहाँ पर भी उसको बोला जा रहा है कि एक ऐसी भी जो कि नॉन कोर एसिड्स, यानी कि ऐसा कि बहुत ही ज्यादा कोर भी नहीं है, उसको भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो बोला जा रहा है नियरली यहाँ पर 3,400 एकड़ जो लैंड है यहाँ पर, तो उसको बेसिकली बोला गया कि उसको यूज किया जा सकता है और इससे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैसा कमा सकती है मोनेटाइज करके। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो यहाँ पर टेक ओवर करेगा जो इस पर्टिकुलर पर्पज को, और इसके चलते यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलेगा।
एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में, उसके साथ में इसको कंपेयर मत करना। उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कल को चलकर मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने देखा था ट्रेन हमारी कंट्री में, ठीक है, ट्रेन को मोनेटाइज कर दिया कि ट्रेन जो है वो प्राइवेट के हाथ में दे दी, अपना मेंटेन करो, पैसा कमाओ और गवर्नमेंट को बस इतना पैसा दे देना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के घर में 3-4 कमरे हैं, आप लोगों को लगता है थोड़ा पैसा कमाना चाहिए, एक कमरा किराए पर उठा दिया, तो आप लोगों को मंथली वहां से रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों की एक अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो डिस्टिंक्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट है उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर को बेच देती है, यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है उसके 100% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास में है, शेयर मतलब उसकी पूरी ओनर यानी कि पूरा मालिक जो है वो गवर्नमेंट है, अभी कुछ निकाल के उसने यहाँ पर बेच दिया, तो इसका मतलब ये हो गया उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट तब तक कहलाता है जब तक ये 50% से ऊपर ना हो जाए। जैसे ये 50% से ऊपर हो जाता है, 51% अगर हो गया, अब 51% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि एक प्राइवेट वाला इंसान जो है वो इसके सर पर आकर बैठ गया, उसने 51% शेयर खरीद लिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में 49 यानी कि 49% शेयर रह गए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट था ये इतना बढ़ गया कि इससे चीजें जो है वो प्राइवेटाइज हो गई, यानी कि प्राइवेट कंपनी बन गए यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि डिसीजन जो लेगा, जो भी बातें बोलेगा अंदर जाकर, वो प्राइवेट वाले की माननी पड़ेगी इनको। तो यहाँ पर सारी चीजें समझिएगा। जो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से किराए पर देना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ चीजों को बेचना, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि चीजों को इतना बेच देना कि प्राइवेट वाले के हाथ में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चलेगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो बेची नहीं जा रही है, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो किराए पर दी जा रही है पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए कल को ये कंपनी काम करेगी तो एक फुल टाइम मेंबर चाहिए इसके अंदर, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर। मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत सारी जमीन पड़ी है, वो कैसे यूज करनी है, ठीक है। मान लीजिए होम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जमीन पड़ी है, वो कैसे यूज करनी है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो कॉर्पोरेशन जो है वो एक मिनिमल फुल टाइम स्टाफ आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको हायर किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने को मिलेंगे सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर एमिनेंट पर्सन, इनके वो इंसान जो कि इस एरिया में काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनको यहाँ पर हायर किया जाएगा। कंपनी जो है यहाँ पर सेट की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम कर रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट या फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर बात करेंगे तो सेटअप जो एक पर्टिकुलर जो किया जाएगा सिस्टम, ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर पूरा काम करने वाला है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई और मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, तो सब यहाँ पर सपोर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे को, ठीक है। तो यानी कि जो कंपनी है वो यहाँ पर रहेगी और उनके अंदर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर या फिर दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई जमीन है तो बोलेगी कि यार यहाँ पर ये जमीन है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मोनेटाइज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पैसा फाइनेंस के पैस में जाएगा और फिर आप लोगों को पता है बजट के थ्रू वो सब में बढ़ जाते हैं। तो यानी कि कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, वो वाली बात तो आप लोगों को पता ही है। तो ये मुद्दा जो हो गया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर एक तरीके से यहाँ पर नजर आएगा। और प्राइवेट सेक्टर से जो प्रोफेशनल जिनकी एक्सपर्टीज है कि भाई साहब हाँ ये काम कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा इफिशिएंसी निकल कर आएगी, तो उनको हायर किया जाएगा इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। किसको मोनेटाइज करने की बात अभी की गई थी यहाँ पर, से एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, बीपीसीएल, ये सारी कई सारी पीएसयू देखने को मिलेंगे जिनका जो सिस्टम है जो यूज नहीं किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी यहाँ पर ये बातें देखने को मिली। अब एक शब्द मैंने यूज किया था, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब यहाँ पर इसको बोला गया था ना कि यहाँ पर जो ये बेसिकली नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन यहाँ पर है, इसको एज स्पेशल पर्पज व्हीकल के तरीके से यूज किया जाएगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब क्या होता है, जैसे आज की डेट में मान लीजिए एसएलवी परिवार में पूरे मेंबर हैं कई सारे, मान लीजिए यहाँ पर टोटल मिलाकर ऐसे लोग जो हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में है 25 ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा वैसे तो एसएलवी परिवार है पर 25 ऐसे जिनसे मैं रेगुलर बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनको बोलने लगूं कि यार इन 25 में से 5 को निकालकर हम लोग क्या करते हैं, एक काम पर लगा देते हैं। उनको ये चेक करना है कि वीडियो के नीचे जो भी कमेंट कर रहा है तो वो कमेंट जो है वो नेगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए, खासकर किसी की इंसल्ट करता हुआ नजर ना आए, किसी को यहाँ पर गाली गलौज करता हुआ नजर ना आए, वो चेक करने की बात यहाँ पर की गई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक लीगल एंटिटी के तौर पर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक वेल डिफाइंड पर्पज के लिए यहाँ पर इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया रहेगा, एक छोटा सा एरिया रहेगा जिसमें काम कर सकता है। और जनरली जो कंपनी है वो फॉर्म की जाती है फुलफिल वन और या फिर जो अनदर ग्रुप रहता है उसका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का काम करती है। इसी के साथ में जो फॉर्म किया जाता है यहाँ पर कंपनी जो है वो आइसोलेट करती है, एक तरीके से जो मेन कंपनी है उससे आइसोलेट इसको किया जाता है एक अलग तरीके से काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो कंपनी के साथ में कनेक्ट रहेगी, तो एक इंडिपेंडेंट वर्क के लिए यहाँ पर बेसिकली उसको आगे लेकर चला जाता है। तो फायदे का सौदा है कि नहीं है ये आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। बेसिकली ये बेसिक कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे जो कई सारे आर्टिकल मैंने आज डिस्कस किए। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बाकी जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी बिल्कुल माइंड में आप लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो जो चीजें मैंने डिस्कस की आप लोगों से वो सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। इंपोर्टेंट एक कोटेशन हम लोगों ने देखी, इंपोर्टेंट डे देखा, इसके बारे में जो जो बातें बताई, किडनी के बारे में क्या क्या चीजें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। और कांग्रेचुलेशंस डियर अगेन, और जब भी सिलेक्शन होता है तो आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट को देखकर आप लोग क्या लगा, आप लोगों ने सोचा था कि ऐसा कुछ रिजल्ट रहने वाला है या फिर आप लोगों ने कुछ और सोचा था, ये पिक्चर किसकी है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखता हूं कौन कौन बताते हैं, वरना हिंदू वाले लेक्चर में चले बताऊंगा आप लोग कमेंट में पढ़ना, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिटेल में बातें की यहाँ पर बीबीआईएन के बारे में, तो कई सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर किए इसके अंदर में, जो कि डिटेल में क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में मेकोंग गंगा के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर बातें की इसके बारे में, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के निकल जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इंडिया की जो वुमेन है वो क्या रोल प्ले कर रही है, और ये मोनेटाइजेशन वाला जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम लोगों ने बातें की कि क्या क्या बनाया जा रहा है, स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, और इसी के साथ में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर जाना, ठीक है। तो सारी बातें डिटेल में समझिए। अब यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को बताना है जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंपावर करता है हाईकोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कौन सा संविधान में संशोधन करके लाई गई थी ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में महाराष्ट्र की 2 कैपिटल है वो कौन कौन सी है ये आप लोग को बताना है। यूनियन मिनिस्टर कौन है जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, को कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंदर में, जो कि नेशनल वोटर 2 और नेशनल जो यहाँ पर वोटर 1 है उसको कनेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो कौन सा एक्ट था ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, हम लोगों ने बात की थी एयरफोर्स के बारे में, तो एयरफोर्स के जो चीफ है यहाँ पर अभी कौन है और पुराने कौन थे ये आप लोगों से बात की थी। इसी के साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के बारे में बात की थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोग को बताना था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को बेसिकली देखने को मिलेंगे, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है रिट्स को इश्यू करने का, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के साथ में अगर कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें उसके लिए सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है, तो ये सारी चीजें संविधान में ऑलरेडी हैं, ठीक है। 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के लिए हमारे देश में, जो कि पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कंट्री का नाम मैंने बताया था, देखता हूँ किस किस को याद है। मुंबई और नागपुर यहाँ पर ये महाराष्ट्र की 2 कैपिटल है। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज और आयुष मिनिस्ट्री आप लोग को देखने को मिली सर्बानंद सोनोवाल साहब के अंदर में, जो कि बांग्लादेश के थ्रू होते हुए यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बना रहे हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया है यहाँ पर 1985 में यहाँ पर बनाई गई। इसी के साथ में यहाँ पर जो चीफ मार्शल है जिनका नाम है यहाँ पर विवेक राम चौधरी, ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। और एयर चीफ मार्शल जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो ये है इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर डिवीजन जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएगा, आप लोग यहाँ पर लाइक या फिर डिसलाइक कर लेक्चर को बता सकते हैं, और बाकी फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट कर कि कैसा लगा लेक्चर, कुछ नया सीखा या फिर नहीं, ठीक है। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।